बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला टॉपिक है अल्केन्स के बारे में। लेकिन अल्केन्स को जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जो इसकी पहली डेफिनेशन है सबसे आसान वो यही है, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। लेकिन ये डेफिनेशन मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है, क्योंकि कई और ऐसे कंपाउंड्स हैं जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं एक्सेट्रा, जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती। तो इस डेफिनेशन को चेंज किया गया था, जिसमें फिर ये था केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिर इसमें एक और तब्दीली की गई थी, क्योंकि कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिस तरह CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। तो फिर इसमें तब्दीली ये की गई, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये इसकी मुकम्मल ठीक डेफिनेशन है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH4। ये देखें, ये कार्बन और हाइड्रोजन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसको हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हम इसी के H को निकाल के इसकी जगह पर हम कुछ और एटम्स लगा लें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ CHCl3। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन के अलावा भी एक और एलिमेंट नया N हो गया। तो अब ये हमारे पास डेरिवेटिव कहलाएगा। तो डेरिवेटिव आप यूँ समझ लें कि जो प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे जो आगे कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो था डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद कितनी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में है। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम उसकी एब्रिविएशन यूज़ कर रहे हैं O.C। तो O.C का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे करोड़ों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो फिर इसकी स्टडी करने में बहुत ज़्यादा मसला आता है कि हम एक एक कंपाउंड को कैसे स्टडी करें। तो साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी को सिस्टमेटिक करने के लिए, सिस्टमेटिक स्टडी के लिए इन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की गई है इनटू देयर ग्रुप्स। सिस्टमेटिक स्टडी या आप इसको साइंटिफिक स्टडी भी कह सकते हैं। तो सिस्टमेटिक स्टडी के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब उस क्लासिफिकेशन की कुछ बेसिस थी। उस क्लासिफिकेशन की जो बेसिस थी वो थी फंक्शनल ग्रुप। तो जो क्लासिफिकेशन है वो फंक्शनल ग्रुप को देख के की गई थी। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है हम उसके बारे में जानते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी एक कंपाउंड को या क्लास ऑफ कंपाउंड्स को प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज़ नोन एज फंक्शनल ग्रुप। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिस तरह हमारे पास लेट्स सपोज ये एक कंपाउंड है CH3CH2OH, इसका नाम है एथेनॉल। अब ये जो एथेनॉल है इसमें देखिए हमारे पास OH मौजूद है। तो जो यहाँ पे OH मौजूद है ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम कहते होते हैं अल्कोहल। अब तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ OH पाया जाएगा, R चेन होगी, कार्बन की चेन होगी और उसके साथ अल्कोहल ग्रुप होगा या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तो इसको क्लास को हम कहेंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है। मैं साथ ही एक और मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक और कंपाउंड है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये अब इसका नाम है प्रोपानोइक एसिड। लेकिन अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा ये हमने देखना है। तो ये देखें, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है COOH, C डबल बॉन्ड OH। इस ग्रुप को बोला जाता है फंक्शनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसकी जो पूरी फैमिली होगी फिर हम उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखिए, इस तरह हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अल्केन्स खुद एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कीन्स फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइंस फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं एक्सेट्रा। तो ये मज़ीद तफसील के लिए हम बुक से उसका मुकम्मल टेबल देख सकते हैं। तो अभी ये हमारे सारे सिलेबस का हिस्सा भी है, तो हमने बारी बारी सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, मैंने लिखा है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू अ पर्टिकुलर कंपाउंड। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के अलावा हम ये कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको भी फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। अगर बाकी कुछ भी मौजूद ना हो, कोई कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई स्पेसिफिक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद ना हो, तो फिर हम बॉन्ड्स की बुनियाद पर भी उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। अब तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है
उनको हम एक सीरीज़ कहते हैं, या यूँ कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ है। होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस का मतलब आप सादा लफ्ज़ों में यूँ कहते हैं कि इसका मतलब है कि एक दूसरे से रिलेशनशिप है इनका, या इनकी जो एनालॉजीज़ होती हैं उस बुनियाद पर हम कह सकते हैं। तो सेम रिलेशनशिप है, किस में सेम रिलेशनशिप है? प्रॉपर्टीज़ में। तो हर जितने भी कंपाउंड्स हैं एक सीरीज़ में, चाहे वो 1000 हों चाहे वो 1,00,000 हों, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है। अब सर हम देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ का मेरा क्या मतलब है। अब मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले बात करूँगा इसी अल्कोहल की जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले है एक कार्बन वाला अल्कोहल CH3OH, ये एक कार्बन वाला है। अब इससे जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो 2 कार्बन वाला होगा CH3CH2OH। इसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसमें क्या होगा CH3CH2CH2OH। अब ये देखें, पहले एक कार्बन वाला था, फिर 2 कार्बन वाला है, और बाद में क्या है 3 कार्बन वाला। एक सीरीज़ में मौजूद एलिमेंट्स में जो बुनियादी डिफरेंस होता है वो एक CH2 का होता है। एवरी नेक्स्ट एलिमेंट हैव वन एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप देखते हैं। इसमें कोई भी CH2 ग्रुप मौजूद नहीं है, इसमें एक मौजूद है और इसमें 2 मौजूद है। इस तरह अगले कंपाउंड में 3 हो जाएंगे, इस तरह आनवर्ड ये चीज़ें चलती रहेंगी। इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। हो सकता है कि ये गैस हो, दूसरा लिक्विड हो और तीसरा सॉलिड हो, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन सब की सेम होती हैं। इसलिए हम ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो उनको एक ख़ास ग्रुप में रखते हैं। तो ये था हमारा बुनियादी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सबसे बुनियादी चीज़ है जो सबको आनी चाहिए वो ये चीज़ है, हाउ टू राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो जानने से पहले हम एक बुनियादी चीज़ सीखते हैं कि हम जब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेंगे, अगर हमें कोई नाम बताया जाए और कहा जाए कि इसका फार्मूला लिखें, मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, तो हमें क्या पता है ब्यूटेन क्या है। हमें कहा जाए एक्सेन का फार्मूला लिखें, हमें तो नहीं पता, या फार्मूला लिखा हो और हमने उसका नाम देना हो तो हमें वो भी नहीं पता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये हमें ज़बानी याद होना चाहिए। अगर एक कार्बन मौजूद है उसमें तो इसका नाम हम रखेंगे मेथ। ये सिंपल है, जो लफ्ज़ शुरू में आएगा उसके इसके एंड पे क्या लगेगा, मीथेन होगा या मिथाइल होगा, मिथाइल अल्कोहल होगा या मेथनोइक एसिड होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शुरू में आपने अगर एक कार्बन है तो उसके साथ मेथ ज़रूर लगेगा। अगर 2 कार्बन होंगे तो उसके साथ लगेगा एथ, 3 के साथ लगेगा प्रोप, 4 के साथ लगेगा ब्यूट, 5 के साथ लगेगा पेंट, 6 के साथ लगेगा हेक्स, 7 के साथ लगेगा हेप्ट, 8 के साथ लगेगा ऑक्ट, 9 के साथ लगेगा नॉन, 10 के साथ लगेगा डेक। अभी तक हमारे सिलेबस में हमने 10 तक ही सीखना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 फॉर मैथ, 2 फॉर एथ, 3 फॉर प्रोप, 4 फॉर ब्यूट, 5 फॉर पेंट, 6 फॉर हेक्स, 7 फॉर हेप्ट, 8 फॉर ऑक्ट, 9 फॉर नॉन, 10 फॉर डेक। अब सर हम फार्मूला लिखना सीखते हैं। फार्मूला लिखने से सीखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इनमें कुछ भी और मौजूद नहीं होता, ना कोई ऑक्सीजन होता है, ना नाइट्रोजन होता है, ना सल्फ़र, ना कुछ और ऐसी चीज़ें। तो हाइड्रोकार्बन्स की एक मिसाल ले देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक कार्बन वाला है तो हमारे पास है मीथेन CH4। देखें सिर्फ कार्बन है, सिर्फ हाइड्रोजन है। मैं लेता हूँ C6H14, सिर्फ कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है। तो ये तो था हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के बाद हम वापस आते हैं इस चीज़ पे कि हम इसका फार्मूला कैसे लिखें। फार्मूला लिखने का सबसे पहला जो रूल है वो होता है कि हमने स्टेम लिखना होती है। क्या लिखना होती है? स्टेम। और स्टेम को हम स्केलेटन भी कहते हैं, कि कार्बन का स्केलेटन। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मुझे 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड बना के दिखाएं, 5 कार्बन वाला अल्केन बना के दिखाएं। तो हम 5 कार्बन से मतलब होगा हमारे पास C5, तो हमने C5 लिखना है। तो आपका सबसे पहला रूल है कि आपने 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में जोड़ देना है, 3, 4 एंड 5। ये देखें हमने 5 कार्बन लिख लिए। अब हमने हाइड्रोजन लिखने हैं। हाइड्रोजन लिखने का क्या रूल है? हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। हर कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। 4 वैलेंसी का मतलब है कि हर कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकते हैं। मैक्सिमम 4 बॉन्ड हम बनाते हैं। तो ये देखिए पहले कार्बन है, 1 बॉन्ड, 2, 3 और ये चौथा है, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये देखिए मैंने हर कार्बन की क्या कर दी हैं, ये बॉन्ड्स पूरे कर दिए।
अब हम साथ देखते हैं तो क्या होगा, एच, एच हम हर जगह पे एच लिख देंगे। तो ये अभी मैंने अल्केन का फार्मूला बनाया है। अब यहाँ पे देखिए क्या सारे सिंगल बॉन्ड हैं या कुछ डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है? सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सारे सिंगल बॉन्ड्स हों, हम उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सारे सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कम से कम एक एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो हम उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। चलिए मैं आप एक 5 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता हूँ। 1 2 3 4 5। अब मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। लेट्स सपोज इस जगह पे लगाते हैं, एक डबल लगा दिए। अब सबके 4 बॉन्ड पूरे करें। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 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 4। तो ये देखिए हर किसी के मैंने 4 बॉन्ड पूरे कर दिए। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद था, 1 और 2, इसको मैंने 2 दफ़ा काउंट किया, 1 2 3 एंड 4। अब ये जो डबल बॉन्ड है या जो भी दरमियान में बॉन्ड होता है, ये दोनों का होता है। इस कार्बन का भी है और इसका भी। हम इसके साथ भी काउंटिंग करेंगे और नेक्स्ट मेंबर के साथ भी इसकी काउंटिंग करेंगे। तो ये हो गया बेसिक हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंस, कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो हम उनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और अगर हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड्स हो तो हम उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारा नेक्स्ट आगे सिलेबस आने वाला है, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है उनको बोला जाता है अल्केन्स। अगर आपके पास तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हों तो उस फंक्शनल ग्रुप या उस होमोलोगस सीरीज़ का नाम क्या होगा, अल्केन। अल्केन्स खुद एक होमोलोगस सीरीज़ है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उस क्लास को हम कहते हैं अल्कीन्स। अल्केन और अल्कीन में बस इतना फ़र्क होता है कि एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आ जाता है, अल्काइन्स। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ थी। अब मैं नोमन स्ट्रक्चरल फार्मूला तो मैंने लिखना सीख लिया है कि 5 वाले को कैसे लिखते हैं, 6 वाले को कैसे लिखते हैं, और अगर उनमें सिंगल बॉन्ड हो तब कैसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड हो तब कैसे लिखते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक और चीज़ कहता हूँ कि हमने 3 कार्बन वाला लिखना है। तो देखिए 3 कार्बन आपको अगर कोई कहते हैं 3 कार्बन वाला लिखें तो आपने लिखना है 1 2 3, सिंपल। उसके 4 लाइनें पूरी करते हैं, हर किसी की काउंट करेंगे तो 4 पूरी होगी। साइडों पे एच एच लिखते हैं। तो ये था हमारे पास। 3 कार्बन वाले का नाम क्या होता है, प्रोप। C3 इज इक्वल टू प्रोप, तो हम इसका नाम लिखेंगे प्रोप। अब इसके एंड पे क्या लिखेंगे, प्रोप तो नाम नहीं होता ना, प्रोप तो उसका स्टेम नेम है, ये तो उसका पेरेंट नेम है। उसके कितने कार्बन उसमें कितने कार्बन एटम है ये तो उसको जाहिर करता है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड हो तो इनके नाम के एंड पे लगता है ANE, प्रोपेन। अल्केन के एंड पे क्या है, ANE। तो ये यहाँ से अल्केन्स के नाम के एंड पे हमेशा ANE लगेगा, प्रोपेन। अब जिस तरह ये 5 कार्बन वाला था ना, तो 5 वाले का नाम क्या होता है, C5 पेंट। तो 5 कार्बन से मैंने पेंट लिख दिया है, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसलिए इसके साथ क्या लिख दूंगा, ANE, पेंटेन। अब क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम थे, लेकिन इसमें 5 की वजह से मैं इसका नाम लिख दूंगा पेंट। लेकिन क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्कीन, और अल्कीन के एंड पे क्या आता है, ENE, ईन। तो पेंटेन के बजाय हम क्या लिखेंगे, पेंटीन। तो अभी तक जो हमने चीज़ पढ़ी है वो ये थी कि हमारे पास एक नाम के 2 हिस्से होते हैं, एक स्टेम नेम होता है और एक उसका फैमिली नेम होता है। ये स्टेम था पेंट, और ईन क्या था, उसका फैमिली नेम था, यानी वो किस सीरीज़ से बिलोंग करता है। इस तरह एंड पे प्रोप और फिर उसकी एंड पे क्या था, सीरीज़ थी एन। तो ये हमारे पास बेसिक रूल होता है। मैं वैसे एक समझाने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। अगर कोई हमें कहे कि जी ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, हमें पता है ब्यूट का मतलब होता है C4 और एन का मतलब होता है तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। हमने कोई डबल बॉन्ड नहीं लगाना और हमने 4 लाइनें सबकी पूरी कर देंगे। अगर हमें कोई बंदा कहे कि हमने क्या लिखना है, हेक्सीन, हमें कहा जाता है कि हेक्सीन लिखें, तो हम हेक्स का मतलब है C6 और इन का मतलब है डबल बॉन्ड लगाना है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हमने डबल बॉन्ड लगाना है, उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, जहाँ मर्जी लगाए। मैंने यहाँ पे लगा दिया। बाकी हमने 4 लाइंस पूरी करनी है, 3 1 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 है। और इस तरह साइडों पे हमने एच लाजमी लिखना है। तो ये था हमारे पास कि हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखना है। अगर फार्मूला लिखा हो तो उसका नाम कैसे पढ़ना है, उसका भी सेम रूल होगा। जिस तरह ये 4 है तो 4 का मतलब है ब्यूट, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ईन लग जाएगा, इस तरह। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अल्केन्स के बारे में। तो अल्केन्स क्या होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के तमाम बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिंगल, और ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरी चीज़ मौजूद नहीं होती, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर आते हैं यूजेस क्या हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। हमारे घरों में जो सुई गैस इस्तेमाल हो रही है, मैं उसको नेचुरल गैस का नाम देने लगा हूँ क्योंकि उसको नेचुरल गैस ही कहा जाता है। नेचुरल गैस है, हम जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो डीज़ल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से और कई फ्यूल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे अल्केन से बने हुए हैं। तो मैं इसको जनरली ये कहता हूँ कि ये हमारे डेली लाइफ पे हम इसको बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ गैसेज हैं जो फलों को पकाने के लिए, जो कच्चे फल हैं उनको पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पे इथीन है या इथाइन है। इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो, खैर ये तो अल्केन्स में नहीं आती, सॉरी, ये अल्कीन और अल्काइंस में है। मैंने हाइड्रोकार्बन का यूज़ जनरली बता दिया है। तो अल्केन्स हमारे पास मेनली एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों को मिल के बोल देते हैं कि ये किस चीज़ के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास इनके मेनली यूजेस थे। और नेक्स्ट हम आते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो सवाल ये है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी चीज़ के फ़िज़िकल स्टेट से बिलोंग करती हों, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। या हम यूँ कह सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनमें फ़िज़िकल चेंजेस इन्वॉल्व हों। फ़िज़िकल चेंजेस ऐसी होती हैं कि जिसमें किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे पास पानी है, उसको अगर हम गर्म करें तो वो बुखारात में, वेपर्स में तब्दील हो जाता है। तो अब ये देखें, पानी पानी है, चाहे वो पानी में है, चाहे वो बुखारात में है, चाहे हम उसको ठंडा करें तो बर्फ़ बन जाए, कहलाएगा तो वो फिर भी पानी ही ना। उसकी यानी कि शनाख्त नहीं बदली, वो अभी भी पानी ही है। तो जो उसको हमने बॉईल किया है या हमने उसको फ्रीज़ किया है या फिर बर्फ़ को मेल्ट करेंगे तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। किसी चीज़ के रंग में बदलाव आ जाना किसी वजह से, मिसाल तौर पे हमने पानी में मिर्चें घोल दी हैं तो मिर्चें सिर्फ उसके अंदर हल हुई हैं, वो बाद में हम अलहदा भी कर सकते हैं कुछ ख़ास तरीक़ों से। तो अब हम उसको भी क्या बोलेंगे कि ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। तो मैं जनरली कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह सॉल्युबिलिटी, किसी चीज़ से करंट गुजर सकता है या नहीं, कंडक्शन। तो ये तमाम चीज़ें क्या आती हैं एक्सेट्रा इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। इसके अपोज़िट होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें हम वो चेंजेस कंसिडर करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हों, जिनमें किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्शन इन्वॉल्व हो, या एक ही चीज़ खुद से टूट के दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाए, लेकिन यानी कि वो अपनी शनाख्त खो दे, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दे। अब लेट्स सपोज़ पानी है, अगर हम उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके तोड़ दें तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और ऑक्सीजन गैस। अब वो दो गैसेस बन गई, अब वो पानी नहीं रहा। अब जब तक उसको दोबारा ख़ास कंडीशन में ना मिलाएं तब तक दोबारा पानी नहीं बन सकता। तो ये हमारे पास थी एक केमिकल चेन। तो अभी हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में जो मेन आपका एक ऐसा लो बेस क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ क्या होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक ज़िक्र किया था होमोलोगस सीरीज़ का, जिससे मैंने कहा था कि पहले मेंबर में एक कार्बन एटम होता है, अगले में दो होते हैं, फिर अगले में तीन, इस तरह कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है। तो जब कार्बन की तादाद बढ़ती है तो मैंने साथ ये कहा था कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। केमिकल चेंज नहीं होती क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनके नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पे बिलोंग करती हैं। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। जब जब कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है तब तब उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ बॉयल हो जाती है, और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ पिघलना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे पानी 100 सेंटीग्रेड पे जाके बॉयल होता है और 0 सेंटीग्रेड पे जाके वो फ्रीज़ होना शुरू होता है और उसी पे वो मेल्ट होता है। अब यहाँ पे साथ हमने एग्जांपल लिया, हमारी बुक में तो मौजूद है कि मीथेन देखें, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -162 है, क्योंकि मीथेन खुद एक गैस है। तो
इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इसी तरह इससे भी ज़्यादा कम है, -182। अब साथ देखें 4 कार्बन वाला आइटम मैंने लिया है समझाने के लिए। अब जो 4 वाला है वो हमारे उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट कितना है, -0.5। ये देखें कितने का फ़र्क है, ऑलमोस्ट 161 सेंटीग्रेड का फ़र्क है, सिर्फ 3 कार्बन आइटम चेंज हुई हैं। और इधर भी देखें मेल्टिंग पॉइंट में भी तकरीबन 40 पॉइंट्स का, 40 से ज़्यादा का फ़र्क है हमारा। 180 से कम होके वो 138 पे आ गए। अब मैंने कार्बन 2 और बढ़ा दिए, 4 से हम कहाँ पे आ गए हैं, 6 पे। एक कार्बन वाले को मीथेन बोलते हैं, 4 वाले को ब्यूटेन, 6 वाले को हेक्सेन। और जो हेक्सेन है वो लिक्विड है। देखिए पहला मेंबर हमारे पास गैस था और ये वाला लिक्विड है। अगर मज़ीद आगे कार्बन आइटम्स की तादाद बढ़ती जाए तो वो चीज़ें सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर कार्बन की तादाद 15-20 या उससे ज़्यादा हो तो वो चीज़ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 69। और 69 बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए कहाँ माइनस में था और अब कहाँ पॉजिटिव में आ गया। और मेल्टिंग पॉइंट भी देखें 182 से कम होके -95 पे आ गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन की तादाद बढ़ने के साथ साथ बढ़ते क्यों हैं, ये हमारा सवाल था। मैं आपको इसकी चीज़ समझाता हूँ। यूँ समझें ये हमारे पास एक कार्बन वाला कंपाउंड है, इसके साथ 4 एच लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन नेचर है, ये गोल है। तो हम अगर इसका एक कंपाउंड इस तरह लें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, इनके दरमियान इतनी ज़्यादा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। अगर मैं 6 वाले की मिसाल लूँ, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 और 6, ये हमारे पास अब 6 कार्बन है। मैं इस मालिक्यूल को इस तरह कंसिडर करता हूँ, हाइड्रोजन में अभी नहीं लगा रहा, ये एक मालिक्यूल है। इसी तरह अगर इसका मैं दूसरा मालिक्यूल बनाऊंगा तो वो भी तो इसी तरह बनाऊंगा ना, सारे मालिक्यूल एक जैसे होंगे। तो ये जब बाद में एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो ये एक दूसरे में इस तरह से फंस जाते हैं। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक दूसरे में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो जो यानी इनकी जो आपस में फोर्सेस है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस हाई इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनको अलग-अलग करना मुश्किल होता है। देखिए ना बॉइलिंग में क्या होता है, जब पानी हम उसको बॉईल करते हैं तो उसका एक-एक कतरा, उसका एक-एक जो ज़रा है, उसका एक-एक वेपर हमने बनाना होता है। तो यानी वो लाज़मी बात है पिछले मालिक्यूल से टूट के जाएगा तो वेपर बनेगा ना। तो सेम इस तरह जब हम अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं या उसके मेल्टिंग की बात करते हैं, उसका मतलब है कि हमने 2 मालिक्यूल्स को अलग-अलग करना है, दूर-दूर लेके जाना है। और उसका जो टेम्परेचर डिपेंड करता है, वो हाई होगा या लो होगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो आपस में कितना स्ट्रांगली बॉन्डेड था। खैर ये तो हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास अल्केन्स का जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, CnH2n+2। यहाँ पे जो मैंने पहले भी चीज़ ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ वो ये थी कि जितने कार्बन होंगे, हर कार्बन के साथ 4 लाइनें हमने लगानी है। मिसाल के तौर पे आपको कहा गया है कि आपने 4 कार्बन वाला बनाना है बॉन्ड, C4 है। अब यकदम पूछा जाए कि एच कितने होंगे, फिर हमें इस तरह ज़बानी तो नहीं पता। हमने तो अभी तक यही सीखा था कि हमने पहले कार्बन की वो चेन बनाएंगे, फिर उसके साथ 4-4 लाइनें बनाएंगे, फिर गिन सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, C=4, तो C4 हो गए। एच कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई एन है, तो एन की वैल्यू क्या है, 4 है, 2 4s are 8 + 2 10, तो हमारे पास एच कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। एक और एग्जांपल करते हैं C7 की, तो C7 है, तो C7 हो गया, एच कितने होंगे, 2 7s are 14 + 2 16, तो एच कितने हो जाएंगे, 16। तो ये एक आसान सा तरीका है हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए। हम ज़रा इनका नाम लिखते हैं। 4 कार्बन वाले का हमने नाम क्या लिखा था, तो ये हमारे पास मौजूद है। 4 वाले को हमने कहा था ब्यूट, तो हम इसको ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी हमें अल्केन्स का जिक्र कर रहे हैं, तो अल्केन्स के एंड पे क्या लगता है हमारे पास, ब्यूट एन। इस तरह 7 वाले का नाम था हेप्ट, तो हेप्ट के एंड पे क्या लग जाएगा, ANE, एन, हेप्टेन। अब आते हैं हमारे पास सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का एक सिंपल सा रूल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो क्योंकि अल्केन्स हमारे पास हैं नॉन पोलर, अल्केन की जो नेचर है वो है नॉन पोलर। अब नॉन पोलर क्या होता है कि ये जो कार्बन और कार्बन है, ये जो भी लेट्स सपोज मैंने कोई कंपाउंड बनाया है, अगर इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे तो हम उसको पोलर कहेंगे। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो हम उसको नॉन पोलर कहेंगे। अगर सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड हो, जिस तरह कार्बन कार्बन या कार्बन है,
तो वो उसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो हम इसको नॉन पोलर कंसिडर करते हैं। तो नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर चीज़ों में हल होती हैं, ये पानी में हल नहीं हो सकती, क्योंकि पानी क्या है, पोलर चीज़ है। तो ये सॉल्युबिलिटी वाला हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत लो है। अल्केन्स हैव लीस्ट रिएक्टिविटी अमंग ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स। तमाम फंक्शनल ग्रुप्स में जिस चीज़ की सबसे कम रिएक्टिविटी है वो अल्केन है। उसकी वजह क्या है, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की वजह से सिंगल बॉन्ड जो है वो बहुत मजबूत होता है, इसको हम कहते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है। इसका नाम होता है, सिंगल बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड, और इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। उस तोड़ने की वजह क्या है, ये देखें कार्बन है, ये इसका एक ऑर्बिटल है, ये इसका दूसरा ऑर्बिटल है। तो आपको शायद ये चीज़ मालूम होगी कि ये जो कार्बन का एक न्यूक्लियस और ये दूसरे कार्बन का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और बॉन्ड किस चीज़ से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बन गए, तो ये न्यूक्लियस भी इसको अपनी तरफ होल्ड कर रहा है और ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ होल्ड कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनसे बॉन्ड बना हुआ है, ये क्या है, टाइटली बाउंड है। तो जब कोई चीज़ टाइटली बाउंड हो तो उसको वहाँ से तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इस सिग्मा बॉन्ड के टाइटली बाउंड होने की वजह से, या टाइटली स्ट्रांग होने की वजह से इसको तोड़ना मुश्किल है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। अगर पेपर में सवाल है कि अल्केन्स की रिएक्टिविटी लो क्यों है, तो उसमें हम लिखेंगे अल्केन्स में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए उनको तोड़ना मुश्किल है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो इसका पहला रिएक्शन है कंबस्टन। कंबस्टन रिएक्शन बोलते हैं जलने का अमल। तो जलने के अमल में क्या होता है, हमारे पास कोई भी चीज़ हो, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ अल्केन है, कोई भी अल्केन हो, एक कार्बन वाला हो या 10 कार्बन वाला हो, जब हम उसको हवा में जलाते हैं, हवा में क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन गैस। एक दफ़ा थोड़ी सी उसको हमने स्पार्क दिया, जिस तरह माचिस से, लाइटर से उसको थोड़ा जलाने के लिए एक दफ़ा एनर्जी की ज़रूरत है, उसके बाद वो खुद ब खुद जलते रहते हैं। जब भी कोई अल्केन या कोई हाइड्रोकार्बन आप जलाएंगे, मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कंबस्शन होगी, तो उससे 3 चीज़ें बनती हैं, एक वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड और साथ हीट। जिस तरह हम घरों में चूल्हे में आग लगाते हैं, मीथेन गैस जलती है, तो 2 चीज़ें बनती हैं, एक पानी के बुखारात और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अल्केन्स के बाद इसकी एक मिसाल लेते हैं, लेट्स सपोज CH4। ये मीथेन गैस है जो हमारे चूल्हे में जलती है, जब ये ऑक्सीजन के साथ जलती है मिलके, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल बनेगा, साथ H2O बनेंगे और साथ क्या बन जाएगा, हीट बन जाएगी। अब मैं एक और मालिक्यूल लिखता हूँ C6 का, C4 का लिख लेते हैं, C4H10 होता है प्लस O2। अगर हम इसको जलाएं तो इस तरह इसके भी कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल बनेंगे, साथ पानी के बुखारात बनेंगे और साथ क्या बनेगी, हीट बनेगी। फिर वो अलग बात है कि इसको अगर हम बैलेंस करें तो इसके में भी बैलेंस आप ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और इसके कितने बन जाएंगे, एटलीस्ट 10 टू 20। ठीक है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम ये नेक्स्ट आगे चलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, जगह को बदलना। जब हम किसी चीज़ की जगह को बदल दें तो इसको बोलते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन की है। लेट्स सपोज मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं, एक A का बाल है और दूसरा मेरे पास B का बाल है। C अलग से पड़ा हुआ है। अगर C आए, इस B को यहाँ से किक आउट करे, B यहाँ से निकल जाए और वो उसकी जगह ले ले, यानी A है और A की जगह पर हमारे पास कौन आ गया, C आ गया, और B किसकी जगह पे चला गया है, C की जगह पे चला गया। तो ये देखिए रिप्लेसमेंट हो गई है, सी ने क्या किया, बी की जगह ले ली है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारी जो बुक में रिएक्शन दिए गए हैं, सर हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मीथेन है जिसमें हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अगर हम इसका रिएक्शन कराएं क्लोरीन के साथ, Cl, ये क्लोरीन का फार्मूला है Cl2, हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं Cl2। अगर हमने 2 Cl लिए हैं, इसको थोड़ी सी हम अगर सूरज की रोशनी में रखें, HV का मतलब है सनलाइट, तो ये जो Cl है ये इस H को हटा देंगे और उसकी जगह ले लेंगे। लेट्स सपोज एक Cl इस ऊपर वाले की जगह ले लेता है, एक Cl नीचे वाले की, और साथ क्या लग जाएगा, H और H। वो क्या निकले हैं, 2 H निकल गए हमारे पास। तो वो H किसी और चीज़ से जाके मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ वैसे लिख रहा हूँ कि 2 H हमारे पास क्या हो गए, निकल गए यहाँ से। तो ये हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए Cl ने H की जगह ले ली है।
तो ये हमारे एस के मुताबिक अल्केन्स का टॉपिक था, जो यहाँ पे एंड होता है। फॉर एनी क्वेरीज यू मे कंटेक्ट मी। थैंक यू सो मच।